नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं पूछता है इंडिया। आज हम बात करने जा रहे हैं पड़ोसी पाकिस्तान के उस धोखे की जो वो अपनों को ही देने जा रहा है। जी हां, वो पाकिस्तान जो दुनिया भर के मुसलमानों की हिफाजत करने का दावा करता है, जो एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न इस्लामिक देश होने के नाते सीमाओं से परे जाकर के इस्लामिक देशों के गुट की सरपरस्ती का दावा करता है। वो अब मुसलमानों पर ही हथियार उठाने जा रहा है। स्विट्जरलैंड के दावोस में अमेरिकी राष्ट्रपति की पहल बोर्ड ऑफ पीस पर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने दस्तखत कर दिए हैं। पाकिस्तान की ओर से पीएम शहबाज शरीफ और सीडीएफ आसिम मुनीर शामिल हुए, जबकि अमेरिका की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक का मुख्य मुद्दा था गाजा के लिए प्रस्तावित इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स यानी आईएसएफ में पाकिस्तान की भागीदारी रहे। खबर है कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने घरेलू संवेदनशीलता को देखते हुए पर्याप्त समय दिए जाने की मांग की। माना जा रहा है कि गाजा के लिए प्रस्तावित इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स यानी आईएसएफ में पाकिस्तान के शामिल होने को लेकर आम जनता में नाराजगी है, जबकि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ अमेरिकी राष्ट्रपति को नाराज करने का जोखिम बिल्कुल भी नहीं उठा सकते हैं। और ये सच भी है। गाहे बगाहे ऐसी तस्वीरें भी हम देख लेते हैं कि पाकिस्तान इतना बड़ा मोर्चा अपने कंधों पर लेकर के नहीं चल सकता है कि अमेरिका उससे नाराज हो जाए। और जाहिर है कि पाकिस्तान की सेना और सरकार अब पूरी तरीके से अमेरिका के चंगुल में फंस गई है, क्योंकि सरकार के इस फैसले के विरोध में आम लोग और सामाजिक संगठनों के साथ ही विपक्ष भी मोर्चा खोल करके उतर आया है। पीएम शहबाज शरीफ के बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर दस्तखत करने से पाकिस्तान में राजनीतिक विवाद तक शुरू हो गया है। अब क्या विवाद शुरू हुआ है वो जानिए। विवाद यह है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई, और ये पार्टी इसे राष्ट्रीय हितों के खिलाफ बता रही है। पीटीआई का यहां तक कहना है कि महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौते बिना संसद में बहस और विपक्ष से सलाह लिए बिना नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा हो गया है। अब दावोस में जैसे ही पहुंचे हुए थे शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर, एक आंख दिखाते ही अमेरिका के सामने झट से झुक गए और उन कागजात पर दस्तखत कर दिए जिसकी वजह से अब उनका अपने ही देश में विरोध शुरू हो गया है। पीटीआई ने इस मुद्दे पर जनमत संग्रह तक की मांग कर डाली है। सीनेट में विपक्ष के नेता है नासिर अब्बास, उनका यह कहना है कि पाकिस्तान ने फिलिस्तीन की जनता की इच्छा के खिलाफ जाकर के ये कदम उठाया है। जाहिर सी बात है कि अगर आप पाकिस्तान की जनता फिलिस्तीन के खिलाफ खड़ी हो जाएगी तो इसे यही समझा जाएगा कि क्या हुआ उस इस्लामिक राष्ट्र की भावना का, जो ये कहती है कि जहां पर भी इस्लाम है, जहां पर भी इस्लामिक राष्ट्र है, हम उनके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन यहां पर पाकिस्तान फिलिस्तीन के साथ नहीं, उनके खिलाफ खड़ा हुआ है। पाकिस्तान के धार्मिक नेता पाकिस्तान की सरकार को गाजा में सेना नहीं भेजने के लिए कह चुके हैं। उनका यह भी कहना है कि शहबाज सरकार को अंतर्राष्ट्रीय दबावों के आगे नहीं झुकना चाहिए, लेकिन यही सच है कि शहबाज की सरकार अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे नतमस्तक हो चुकी है। उनका यहां तक दावा है कि अमेरिका मुस्लिम देशों का इस्तेमाल हमास के खिलाफ कर रहा है। ये पाकिस्तान के ही मौलानाओं का दावा है जो हम आपको बता रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान के डेप्यूटी पीएम है इशराक डार, वो ये दावा कर चुके हैं कि पाकिस्तान गाजा में सेना नहीं भेजेगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हमास को निहत्था करना पाकिस्तान का काम नहीं है। इस अहम मुद्दे पर आज हम चर्चा भी करेंगे और समझेंगे कि आखिरकार पाकिस्तान के लिए ये कदम कितना भयावह साबित हो सकता है। लेकिन सबसे पहले एक सवाल है। सवाल ये है कि क्या गाजा में सेना भेज करके हमास के खिलाफ हो रहा है पाकिस्तान? और सवाल ये भी है कि क्या पाकिस्तान अब मुसलमानों के खिलाफ काम करने जा रहा है? क्योंकि इससे तो यही लगता है जो दस्तखत कर दिए गए हैं। अब एक सवाल और है कि पाकिस्तान सरकार जनता के विरोध को आखिरकार कैसे संभालेगी, कैसे वो अपने यहाँ के लोगों को समझाएगी। अब इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। कौन कौन से मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं मैं आपको बता देती हूँ। हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल जुड़ेंगे और हमारे साथ अभी जुड़ गए हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह, डॉक्टर करुणाशंकर उपाध्याय हमारे साथ जुड़ेंगी और संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हसम दुर्रानी पाकिस्तानी पत्रकार है, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले मैं आप ही से पूछना चाहूंगी कि हसम दुर्रानी, अब आपकी यहाँ की जो आवाम है और इसके साथ साथ पीटीआई है, उसका रुख तो पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन अब पाकिस्तान की सरकार का अगर घर के अंदर ही विरोध होने लगेगा तो आप कैसे संभालेंगे इस स्थिति को? जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में शामिल किया। दूसरी बात ये थी कि जिस तरह आपने भी बात की है
तो ये एक डेमोक्रेटिक जो कंट्री है उसके अंदर तो ये सारा कुछ चलता है, इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन मुझे ना इस बात की समझ नहीं आई, आपने कहा कि जो अवाम है और पीटीआई है वो उनका आपस में क्या, यानी कि जो उनकी जानब से मुसलसल चीज़ें, अवाम की जानब से कौन सी ऐसी चीज़ आई है हम्म। उसकी मुझे कुछ समझ नहीं आई अभी तक, क्योंकि मैं ग्राउंड के ऊपर मौजूद हूँ और मैं सारी चीज़ें देख रहा हूँ। और ख़ास तौर पे गुजरे दिन पहले यानी कि थर्सडे नाइट को मैंने बल्कि इसके ऊपर प्रोग्राम भी किया, लाइव प्रोग्राम किया है। और मैंने उसके अंदर बहुत सारे पाकिस्तान से और पाकिस्तान से बाहर भी जो एनालिस्ट हैं वो उनसे भी मैंने बात की है, और पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिशियंस हैं उनसे भी मैंने बात की है। कहीं पे भी किसी किस्म का कोई कायोस नज़र नहीं आ रहा। लेकिन सबसे एक जो अजीब चीज़ है जो जिस पे भी मेरा भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, वो ये है कि अभी जब तक कि किसी चीज़ की जो हसन दुर्रानी के पास मैं दोबारा से जाऊंगी, डॉक्टर करुणा शंकर उपाध्याय, इस पूरे मुद्दे पर अब ये पाकिस्तान स्वीकारे या ना स्वीकारे कि उनके यहाँ पर इस बात को लेकर के विरोध हो रहा है, हालांकि इंटरनेशनल साख बचानी है तो स्वीकार कैसे कर लेंगे। लेकिन डॉक्टर करुणा शंकर उपाध्याय, ये भी सच है उतना ही कि कई बार पाकिस्तान के मौलानाओं की तरफ से ये बार बार कहा गया था कि फिलिस्तीन के खिलाफ खड़े नहीं होना है, और ये पाकिस्तानी भी रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे। लेकिन अब जब हम देखते हैं तस्वीर तो यही निकल करके सामने आती है कि पीस ऑफ बॉर्डर के साथ, पीस ऑफ जो भी है वो, उसके साथ जाकर के वो कहीं ना कहीं जुड़ गए हैं, अमेरिका के आगे नतमस्तक हो गए हैं, अमेरिका के आगे उन्होंने अपने घुटने टेक दिए हैं। कि पाकिस्तान केवल अमेरिका के आगे नतमस्तक नहीं हुआ है, हम्म। बल्कि इसने इजराइल से भी गुप्त समझौता किया है और यह आश्वासन दिया है हम कम से कम पहले लाख में 20,000 सैनिक अपने भेजेंगे। हम्म। तो वहां जा करके हमास से हथियार डलवाना इनका मुख्य उद्देश्य होगा। हम्म। इनको एक प्रकार से इंडोनेशिया और अजरबैजान की सेना के साथ रखा जाएगा, और किस प्रकार से हमास के हथियार डलवाते हैं, उनको निहत्था करते हैं, यह एक बड़ी चुनौती रहेगी। क्योंकि पाकिस्तान का जो इतिहास है वह सरेंडर का इतिहास है, सरेंडर करवाने का इतिहास नहीं है। पाकिस्तान की सेना अभी तक हथियार डालती रही है और पूरे विश्व का सबसे बड़ा रिकॉर्ड भी उसके नाम ही है, हम्म। वो आप सब जानते हैं। तो हमास से वह हथियार डलवा पाएगी, यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इसमें सफल होगा। उसका कारण है कि जो काम पूरी तरह से इजराइल की पेशेवर सेना नहीं कर पाई, उसको पाकिस्तान की ढुलमुल सेना और एक प्रकार से जो जिहादी मानसिकता वाली सेना है वह कर पाएगी। यह बहुत ही चुनौतीपूर्ण होने वाला है। तो आने वाले समय में बहुत सारी चीजें आपको दिखेंगी जो निश्चित रूप से पाकिस्तान में अंतर्कलह को बढ़ावा देंगी, और एक गृह युद्ध का माहौल पहले से ही बना हुआ है। हो बिल्कुल, वहां सकता की है जो कि वह आवाम और है वो ज्यादा बढ़े। बिल्कुल भी वहां की सरकार के फैसलों से किसी भी तरीके से सहमत नजर नहीं आती है। उनके जितने भी फैसले होते हैं पाकिस्तान की सरकार के, वहां के लोग सिर्फ और सिर्फ आंसू बहाते हुए नजर आते हैं। कर्नल शैलेंद्र सिंह, अगर मैं इस बोर्ड ऑफ पीस की बात करूं तो ये तो ऑलरेडी अपना पीस पीस में बटा हुआ नजर आता है कि इतने सारे लोगों को न्योता दिया गया, उसके बाद भी इतने सारे लोग वहां पर नहीं पहुंचे, आधे से ज्यादा कुर्सियां वहां पर खाली पड़ी रही दावोस में। लेकिन सवाल वही है कि पाकिस्तान को क्या अब पाकिस्तान वर्सेस फिलिस्तीन लिखना सही रहेगा, क्योंकि अब फिलिस्तीन के खिलाफ तो खड़े ही हो गए हैं। गाहे बगाहे जो आंसू बहाते रहे कि हमारे ऊपर इजराइल ने इस तरीके से हमला कर दिया फिलिस्तीन के ऊपर, और इजराइल को जो ना कहा सो सही, लेकिन अब उसी इजराइल के साथ खड़े हो गए हैं, उन्हीं के साथ हाथ मिला लिया है, सीधे सीधे यही कहना चाहिए। जय हिंद, नमस्कार मीनाक्षी जी। ये उपाध्याय साहब को बोलिए कि इतना कट्टर सच ना बोल दिया करें कि पाकिस्तान का एक्सपीरियंस किस चीज में ज्यादा है, क्योंकि पाकिस्तानी पैनलिस्ट उस बात का शायद बुरा मान जाएंगे, क्योंकि उनकी आदत नहीं होती है कि वो सच से सच सामना सुन कर पाए। लें। हाँ, तो सच से सामना थोड़ा सा कई बार तकलीफ हो जाती है, मैं मान सकता हूँ इस बात को। अभी अभी थोड़ी देर पहले कहीं बात चल रही थी वेपन्स की। कौन से ऐसे वेपन्स हैं जो पाकिस्तान आर्मी किससे ले लेगी? मुझे आप एक बात बताइए, एक बिल्कुल निष्पक्ष होकर। हम एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट नहीं चलाएंगे, हम इवैल्यूएशन कर कर देखते हैं क्या बोर्ड ऑफ पीस में कौन सी ऐसी पीस का कंट्रीब्यूशन है जिसका के पाकिस्तान हकदार होना चाहिए कि उसका बैकग्राउंड इतना अच्छा है कि वो कर सकता है। खुद की क्योंकि सेना है एक्सपीरियंस के नहीं। ऊपर नहीं, क्योंकि एक्सपीरियंस के ऊपर सर ने बात ऑलरेडी कर दी है। तो अब ज्यादा बड़ी बात ये निकल कर आती है कि पाकिस्तान आर्मी की कंपल्शन क्या है। देखिए, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि पाकिस्तान दबाव में है। वो दबाव सिर्फ एक ट्रम्प का नहीं है, जी हजूरी का नहीं है, चापलूसी का नहीं है। मैं ये वर्ड जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूं
क्योंकि पाकिस्तान का कोई भी पैनलिस्ट इस बात को मानेगा कि यस, कहीं से आप किसी भी तरह से तोल मोल कर लीजिए, आप जिस तरीके से आपके प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं पाकिस्तान के ट्रंप के बारे में, मुनीर जिस तरीके से बात करता है, सिवाय जी हजूरी और चापलूसी के और कहीं कंट्री का इंटरेस्ट नहीं है। सो डिस्कशन में आना चाहिए मजबूरी क्या है। मजबूरी ये है कि अगर इनको काम दिया जाएगा तो काम दिया जाएगा क्या कि हमास से वेपन लेने हैं। आप कैसे ले लोगे, डिसआर्म कैसे करोगे? आप तो हमास के सपोर्टर रहे हो, चलो जी हो सकता है आप कहीं ले दे के कुछ बातचीत कर लो। आपका काम होगा कि डीमिलिटराइज करना है उस पूरे जोन को। है हिम्मत आप में इजराइल के खिलाफ खड़ा होने की? बोल पाओगे उसे कि चलिए जी 2 कदम पीछे हट जाए? आप देखिए, मजबूरियों को इवैल्यूएट करके देखिए। पाकिस्तान का कोई पैनलिस्ट अगर मुझे सिर्फ ये बता दे कि आप वहां जाके करोगे क्या, भाई तनख्वाह लेने आ रहे हो क्या? सिर्फ तनख्वाह नहीं मिलेगी ऐसे, आप दूसरों की आड़ में काम नहीं कर। और पहले तो ये बताओ, $1 बिलियन कहां से लाने वाले हो? कौन दे रहा है? सर, पाकिस्तान के पैनलिस्ट तो वैसे ही डरे हुए सहमे हुए नजर आते हैं कि हमारी सरकारें जो कर रही हैं सो कर रही हैं और हमें जवाब देते नहीं बन रहा है। जुड़ने से भी इनकार कर देते हैं कई बार, और कई बार तो बीच डिबेट छोड़ करके भाग भी जाते हैं इसी वजह से। अभी आप देखिए, कोई आपको नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उनके पास जवाब ही नहीं है कि जिस फिलिस्तीन तक वो आंसू बहाते रहे, जिस फिलिस्तीन को लेकर के वो ये कहते रहे कि इजराइल बड़ा गलत कर रहा है, आज उसी फिलिस्तीन के खिलाफ वो अपनी सेना उतारने की बात कर रहे हैं। अब संजीव श्रीवास्तव जी, ये बार बार ट्रंप के सामने नतमस्तक होना ठीक है, उनकी पुरानी आदत भी है, मजबूरी भी है, क्योंकि अब कहाँ कहाँ जाएंगे। IMF जाना है तो ट्रंप से होकर के गुजरना पड़ेगा, इसके अलावा कहीं से मदद लेना है तो ट्रंप के आगे से जाना पड़ेगा। अब ट्रंप के जूतों तक जब तक नहीं आएगा पाकिस्तान, तब तक उनकी कोई रोजी रोटी चलने वाली तो है नहीं संजीव श्रीवास्तव जी। तो सवाल ये है मेरा आपसे कि अगर ये फिलिस्तीन के साथ जाकर के खड़े हो गए हैं, तो ये जो एक बात कर रहे थे हम कि इस्लामिक नेटो बनाएंगे, ये तो मुझे लगता है कि वहीं पर फेल हो गए हैं इसी बोर्ड ऑफ पीस के साथ। देखिए, पाकिस्तान की विदेश नीति हो या रक्षा नीति हो या कोई भी नीति हो, उसका कोई आधार नहीं है। ये जो राष्ट्र है वो विशुद्ध अवसरवादिता पर और धन लोलुपता पे आश्रित रहा है। और पाकिस्तान के जो डिसीजन मेकर्स हैं वो जाहिर है कि पाकिस्तान की सेना है, पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी ISI है, और वो अपने हितों को सर्वोपरि रखते हैं। अपने राष्ट्र के अवाम के हितों को हमेशा से उन्होंने सेकेंडरी रखा हुआ है। ये बात आज भी प्रमाणित है। जमहूरियत का कोई भी नेता वहां पर 5 वर्षों का कार्यकाल कभी पूरा नहीं कर सका, और यदि कोई पूरा करने की मंशा अगर रखता है तो वो जेल में चला जाता है या उसे विदेश का रास्ता दिखा दिया जाता है, और नहीं माना तो फांसी का फंदा भी उसके लिए तैयार करके रखा जाता है। तो ये जो पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को ही सर्व करना उनका सबसे पहला मकसद होता है, और इसी वजह से कभी वो एक खेमे में जाके बैठ जाते हैं, कभी वो दूसरे खेमे में जाके बैठ जाते हैं। जब मैं आपके दर्शकों के लिए बताना चाहता हूं कि जब फरवरी 2022 में रशिया ने यूक्रेन के ऊपर जब हमला किया, उस दिन उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान मॉस्को में मौजूद थे, और पूरी दुनिया में हलचल मच गई कि क्या इसमें पाकिस्तान भी शामिल है, जो रशिया ने भी किया है। और बाद में फिर पता चलता है कि यही जो पाकिस्तान है वो यूक्रेन को अमेरिका के दबाव में हथियारों की सप्लाई भी करने का कार्य कर रहा था। इस तरीके की भी रिपोर्ट सामने आई। यही पाकिस्तान के जो पहले के जो जनरल मुशर्रफ हैं, ये तालिबान को सपोर्ट करने के लिए पूरा उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा और तालिबान को खड़ा किया। लेकिन जब 9/11 के बाद जॉर्ज W. बुश का ये चेतावनी आई कि आइदर यू आर विथ अस और अगेंस्ट अस, तो रातों रात ये फ्रंटलाइन स्टेट के तौर पर सामने आ गया और अमेरिका को अपनी पूरी धरती सौंप दी। तो ये पाकिस्तान के जो मिलिट्री रूलर्स हैं, इनकी कोई सोच नहीं है, कोई इनके अंदर कोई थिंकिंग नहीं है। अपने राष्ट्र के हितों को, जैसा कि मैंने कहा, हमेशा से वो सेकेंडरी रखते हैं। और आज भी जैसा कि आपने बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया कि अमेरिका के दबाव में आकर के और अमेरिका से अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए उन्होंने इस तरीके के बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन करने का फैसला किया है। लेकिन ये जो फैसला है वो आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है। जाहिर है कि पाकिस्तान के जो पैनलिस्ट हैं उनको जवाब देते नहीं बन रहा है। कट्टरपंथी अब इसका जो पूरा लाभ उठाते हुए वो अधिक से अधिक मोबिलाइजेशन करेंगे
और इस तरीके से कोशिश करेंगे किस तरीके से इस सरकार को घेरा जाए। बिल्कुल, तो आपने ये जो कट्टरपंथियों की पाकिस्तान बात के की है, कट्टरपंथियों की बात की है, तो डॉक्टर करुणा शंकर उपाध्याय जी से मैं ये सवाल ले लेती हूँ कि उपाध्याय जी, अब वहां पर कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई है कि बीएलए से भी निपटना पड़ रहा है, टीटीपी से भी निपटना पड़ रहा है, और अब इस फैसले के बाद तो अब देश के अंदर और भी ज्यादा मुझे लगता है गृह युद्ध वाले जो हालात है पहले से ही बने हुए हैं, लेकिन अब हो सकता है इस्लामाबाद भी, लाहौर भी, रावलपिंडी भी, वहां तक लोगों से निपटना इनके लिए मुश्किल हो जाए। पीटीआई पहले ही मुश्किलें बढ़ा रही है, आए दिन वहां पर विरोध प्रदर्शन करती रहती है इमरान खान के नाम पर, तो अब ऐसे में बीएलए को भी देखना है, टीटीपी को भी देखना है, पीओके अलग वहां पर भी घिर करके ये रखे हुए हैं, और अब ये पूरी आग जो इस्लामाबाद तक फैलाने की तैयारी कर ली है। एक आसिम मुनीर गए और एक गए उनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, जो अपने देश का भला नहीं कर पा रहे हैं और दूसरे देश का भला करने चले हैं। संजीव जी कह रहे थे तो पाकिस्तानी हुक्मरान अपना और जो आर्मी के लोग हैं वो अपना हित देखते हैं। देश और जनता भाड़ में जाए, उनकी दृष्टि में उनका कोई राष्ट्रीय हित नहीं है, कोई विजन नहीं है। आप देख रहे हैं कि बलूच लड़ाके हो, टीटीपी हो, या खैबर पख्तूनवा में जो कुछ चल रहा है, यहाँ तक कि पीओके में भी स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है, सिंध में भी जो है अलगाव की स्थिति है। तो पूरा पाकिस्तान एक प्रकार से असफल स्टेट सिद्ध हो रहा है, और आने वाले समय में अगर फिलिस्तीन के विरुद्ध या हमास का निशस्त्रीकरण के लिए पाकिस्तानी सेना बड़े पैमाने पर जाती है, इनके लिए अंतरकलह भी बढ़ेगी, गृह युद्ध की स्थिति भी बढ़ेगी। दूसरी बात क्या है कि जो कट्टरवादी सोच के लोग हैं, वो चाहे मौलाना हो, चाहे उनके यहाँ पल रहे आतंकी हो, यह भी जो है पाकिस्तानी सेना के और विरुद्ध हो सकते हैं, और पूरे पाकिस्तान में एक प्रकार का उपद्रव आरंभ हो सकता है। लेकिन एक चीज आपने देखा होगा कि हमास के कुछ आतंकी पाकिस्तान में भी आ चुके हैं। बिल्कुल। तो जिस हमास के आतंकियों से पाकिस्तान स्वयं जुड़ा हुआ है, उसके तार जुड़े हुए हैं। हमास ही क्या, विश्व के लगभग हर प्रकार के आतंकियों की कोई न कोई उसका कोई न कोई सूत्र पाकिस्तान से जुड़ता ही है। तो वह पाकिस्तान और उसकी सेना वहां पर कैसे व्यावहारिक दृष्टि से कुछ कर पाएगी, यह निश्चित रूप से बहुत सोचने का विषय है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप कि आखिरकार अभी तक हमास लड़ाके हमने देखे, कर्नल शैलेंद्र सिंह की किस तरीके से हमास के लड़ाके नहीं कहना चाहिए, उन्हें आतंकी ही कहना चाहिए, कि हमास के आतंकी किस तरीके से पाकिस्तान के आतंकियों के साथ हंस रहे हैं, गा रहे हैं, और ये अमेरिका के लिए बड़ी मुसीबत बढ़ाने वाला है। मैं पढ़ रही थी कहीं पर एक आर्टिकल इसी तरीके से कि पाकिस्तान की नजरें भी इस बात पर टिकी हुई हैं कि हमास के जो आतंकी है वो पाकिस्तान के आतंकियों के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, और ये अमेरिका के लिए भी अच्छी बात नहीं है। और ऐसे में अमेरिका ने एक खुला ऑफर पाकिस्तान को दिया कि आप आइए और जो हम फोर्स बना रहे हैं उसमें आकर के आप भी अपना योगदान दीजिए। ये इतने सशक्त हैं भी कि जाकर के कहीं पर योगदान दे पाए सिवाय आतंक फैलाने के। कर्नल, बड़ी अच्छी सी बात करी कि पाकिस्तान में कोई नीति की बात कर रहे थे वो। किसने कहा पाकिस्तान में नीति नहीं है? बहुत अच्छी नीति है उनके पास। उनकी नीति है अपने देश के जेब की बात नहीं होती है, और बड़ी स्पष्ट नीति है, कंसिस्टेंट नीति है, सक्सेसफुल नीति है, जहां पाकिस्तान का हर फौजी चीफ 1000, 2000 नहीं 10-10 हजार करोड़ का मालिक बनकर जाता है। जहां के कोर कमांडर्स के घर दुनिया में कौन सी ऐसी जगह है जहां नहीं खरीदे जाते हैं? नीति है ना, नीति तो उनकी बड़ी क्लियर है। और उन्होंने एक ये भी बात करी, जमहूरियत के नेता जो अपॉइंट किए जाते हैं। पाकिस्तान का आज तक कहीं कोई प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सिवाय अपॉइंटमेंट के आर्मी द्वारा अपने आप कभी इलेक्ट नहीं हुआ है, और इसीलिए बड़ी फेमस है। पाकिस्तान आर्मी जीतती है, हर बार जीतती है, लेकिन सिर्फ इलेक्शन ही जीतती है, इसके अलावा कभी कुछ नहीं जीतती है, ये सबको मालूम है। आगे बात जो आप कर रहे हैं कि आपके मुंह से निकला ना वो पैलेस्टीन का ऊपर पाकिस्तान का हक कैसे हो गया? पैलेस्टीन को हमने रिकॉग्नाइज किया था, इनसे पहले किया था। ये पैलेस्टीन के कब से भला सोचने लगे? ये तो हमास के भला सोचने वाली पार्टी है, और इनका ऑफिशियल वर्जन है ये। हर जगह इन्होंने कहा है हमास हमास हमास, और आज भी पैलेस्टीन में किसकी अथॉरिटी है? हमास अथॉरिटी है। बाय द वे, मैं पैलेस्टीनियंस के कभी अगेंस्ट नहीं हूं, मेरा देश बिल्कुल उनके साथ खड़ा है, किसी भी तरह की कोई गलत चीज उनके साथ नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये हमास के साथ अगर पाकिस्तान खड़ा है तो ये पैलेस्टीन के साथ नहीं खड़ा है। अगर ये पाकिस्तान अपने आप को प्रूव कर रहा है कि मैं वहां जाकर पीस ले आऊंगा, कौन सी पीस लाएगा?
कौन से टनल्स को डिसमेंटल करेगा, किस तरीके से हमास को डिसआर्म करेगा, आप बता दीजिए मुझे कोई एक तरीका। या तो और बात चल रही थी ना, एक तरफ कुआं और एक खाई, नहीं, इनके दोनों तरफ खाई है, ये दोनों तरफ से पिटेंगे अगर कहीं पर भी ये बात नहीं मानेंगे। और ये ऑन रिकॉर्ड है, इन्होंने 10,000 रुपए मांगे थे अपने सैनिक के लिए। किससे मांगे थे? इजराइल से मांगे थे। इजराइल ने बोला था नहीं मैं 100 रुपए दूंगा। ये ऑन रिकॉर्ड है इनके यहां पर। तो ये हमास के कैसे रिश्तेदार हो गए? पैसा लोगे, तनख्वाह लोगे इजराइल से और यूएस से, यूएस के आगे आप नतमस्तक नहीं है, आप लोट लगाते हैं उसके सामने। आप कह पाएंगे कभी? देखिए करेक्ट कर दूं, 35 कंट्रीज को बुलाया गया था ये सो कॉल्ड बोर्ड ऑफ पीस के बीच में। 18 से 19 कंट्रीज आई हैं, एक भी यूरोपियन कंट्री नहीं आई है, सिर्फ 8 मुस्लिम कंट्रीज आई हैं। ये ट्रंप का एक अच्छा चाल है कि यस मुस्लिम्स को इंक्लूड करो। मैं कहता हूं इवन पाकिस्तान को इंक्लूड करो कि कहीं वो बिजी हो, रादर देन गेटिंग बिजी ओनली इन टेररिज्म। वो उसको बिजी करने के लिए जरूर कर रहा है, लेकिन ये सबको मालूम है पाकिस्तान वहां आएगा, वो डिसआर्म नहीं करेगा, वो उस आर्म्स के फर्दर एनहांसमेंट करेगा, हमास को स्ट्रॉन्ग करेगा, क्योंकि इसमें वो हिम्मत है ही नहीं। क्योंकि इसे मालूम है कि अगर इसने ऐसा नहीं किया तो हमास पैलेस्टीनियंस को तंग करेगा, पैलेस्टीनियंस मौलानाओं को तंग करेंगे, और मौलाना इनके यहाँ बोलेंगे तुम तो अपने ही लोगों को मार रहे हो। सीधी सीधी बात है। ठीक है सर, मेरे साथ हैदर हयात भी जुड़ गए हैं, जरा मैं उनसे पूछ भी लेती हूँ कि क्या पाकिस्तान अब मुसलमानों के खिलाफ काम करने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मीनाक्षी। मुझे मेरी ऑडियो जो है वो वापस आ रही है? ठीक है, जरा इसे ठीक करवाएंगे आप, जब तक कंटिन्यू कर सकते हैं हैदर हयात। ऑडिबल हूं? जी अच्छा, बहुत शुक्रिया मीनाक्षी। देखें, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान ने ये जो बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान ने शमूलियत की है, जो अप्रोच है पाकिस्तान की वो बहुत क्लियर है कि पाकिस्तान ये चाहता है कि गजा में फ़लस्तीन के अंदर लास्टिंग पीस को अचीव करने के अंदर पाकिस्तान अपना जो भी मस्बत किरदार अदा कर सकता है पाकिस्तान वो करे। पाकिस्तान हमेशा से फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ खड़ा रहा है, फ़लस्तीन के मुसलमानों ने हमेशा पाकिस्तान के साथ इजहार मोहब्बत किया है, और वही इजहार मोहब्बत हमेशा पाकिस्तानियों ने भी फ़लस्तीन के और गजा के मुसलमानों के लिए किया है। यहाँ पर जो अप्रोच है वो यही है कि इस बोर्ड ऑफ पीस में जाकर पाकिस्तान जो भी पॉजिटिव रोल प्ले कर सके वो पाकिस्तान प्ले करे। अभी बहुत सी चीजें क्लियर होना बाकी हैं। इस बोर्ड ऑफ पीस का मैंडेट क्या होगा, आगे ये किस तरीके से ऑपरेट करेगा, मुझे मेरे अपने कुछ कंसर्न्स हैं इस बोर्ड ऑफ पीस को लेकर। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने अपना एक डिक्टेटोरियल रोल इसके अंदर रखा है, वीटो पावर अपने पास रखी है, तो उसमें जो बाकी मेंबर्स हैं वो किस तरीके से अपना जो है वो किरदार अदा कर सकेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर पाकिस्तान में जो इसने शमूलियत इख्तियार की उसके पीछे अप्रोच ये है कि एटलीस्ट उस फोरम पे बैठ के पाकिस्तान अपना मुकदमा फ़लस्तीनियों के लिए जो है वो लड़ सके और दुनिया को बता सके कि पाकिस्तान की अप्रोच क्या है, और उसमें अगर पाकिस्तान के कुछ करने से फ़लस्तीनियों के लिए कुछ बेहतर होता है तो पाकिस्तान वो करे। बाकी यहाँ पर अभी मैं कर्नल शैलेंद्र को सुन रहा था, मतलब मुझे नहीं पता कि क्यों आप लोगों को आदत हो गई है कि पाकिस्तान से मुतल्लिक जो है वो झूठ हर वक्त बोला करो। आपको किसने कह दिया कि पाकिस्तान ने जो है वो इजराइल से अपने फौजियों के लिए को पैसे मांगे हैं? ये सिर्फ भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा है। आप कर्नल साहब, मुझे पता है आप इस तरह के इशारे करके, ये करके, वो करके, ये बिल्कुल आप माफी मांगे, क्योंकि ये झूठ बोल रहे हैं। आप ये जो हाथ जोड़ रहे हैं ये भारतीयों के आगे भी जोड़े और बताएं उनको कि आप झूठ बोल रहे हैं। आप एक ऑफिशियल स्टेटमेंट किसी एक साइड की दिखा दें, किसी एक बंदे की दिखा दें। सिर्फ मैं भारतीय मीडिया की बात नहीं कर रहा, किसी जो है वो रीजनेबल हयात सुनो, सवाल पूछा है ना, सवाल पूछा है ना, सवाल पूछा है ना, 2 मिनट सवाल पूछा है तो जवाब तो लेना पड़ेगा, अपना जवाब दीजिए। जवाब तो लेना पड़ेगा, एक स्टेटमेंट दिखा, सवाल का जवाब तो ले लो। पाकिस्तान ये सब कुछ करेगा। अरे भाई सवाल बोलकर आप भाग लो। क्लियर वर्जन दिया पाकिस्तान। अरे जनाब मैं तो मना कर ही नहीं रहा। अरे भाई आप अरे हयात सुन भी तो लीजिए, कम से कम आप ये मान रहे हैं कि डिक्टेटरशिप है उसमें। आपने ये तो माना कि डिक्टेटरशिप है उसमें, अमेरिका की, और अमेरिका के सामने घुटने टेके हैं आपकी सरकार ने, आपके आसिम मुनीर ने, आपके शहबाज शरीफ ने। कर्नल शैलेंद्र जवाब दे रहे थे जी। नहीं, मैं कोई जवाब नहीं दे रहा है। आप देखो, आपकी कंट्री के यहां से ये बात आई थी कि आपके यहाँ सोशल मीडिया में जो बोला जाता है, आपके मिनिस्टर और आपके डीजीएमओ उसी को कोट करते हैं।
ये आपके यहाँ का ऑफिशियल वर्जन है, मैंने आप ही के वहां से उठाकर आपको वापस बता दिया। मेरे को क्या मतलब, 100 रुपए मिले, 1000 रुपए मिले, 10,000, मैं तो कह रहा हूं, लेकिन ज्यादा बड़ी। ठीक है, कर्नल शैलेंद्र फ्रीज हो गए हैं, उनका फ्रेम चला गया है, उनसे मैं थोड़ी देर में मीनाक्षी, मैं कर्नल साहब की इस बात का जवाब देना चाहता हूं, मुझे अब अगर आप सिर्फ 10-15 सेकंड्स दें। ठीक है। देखें, कर्नल साहब ने ये जो कहा ना कि पाकिस्तान के, आप लोग जिसको बुनियादी तौर पर कोट करते हैं ना, वो डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट है जिस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान मई में जंग जारी थी और एक इंटरनेशनल मीडिया ने उनको अप्रोच किया, उनसे सवाल किया, तो उसके जवाब में जो ख्वाजा आसिफ साहब ने वो बात की। अब आप बुनियादी तौर पर समझे कर्नल साहब, आप एक अकलमंद जीशोर भारतीय हैं, आपको समझना चाहिए। उन्होंने ये कहा था कि अब सबूत तो पूरा हिंदुस्तान सोशल मीडिया पे दे रहा है। यह मतलब था उनका कि जिन जिन इलाकों में रफाल गिरे हैं वहां पर लोग खुद वीडियोस अपलोड कर रहे हैं कि ये देखें यहां पर रफाल गिरे। ये कह रहे थे वो कि इसमें अब सबूत की बात तो खत्म होगी जब हर शख्स भारत में जिस इलाके में वो रफाल या दीगर आपके फाइटर जेट्स गिरे थे, वो लोग अपने सोशल मीडिया पर वो वीडियोस और वो तस्वीर अपलोड कर रहे हैं। आप हमास और पैलेस्टीनियन छोड़कर रफाल पर आ गए। आपके यहाँ पर दिमाग में दहशत है रफाल की, आपके यहाँ दहशत है रफाल की, इसलिए आप रफाल को याद कर रहे हैं। मुझे आप एक छोटी सी बात बता दीजिए, आप पैलेस्टीन के साथ खड़े होंगे, आप पैलेस्टीन के साथ खड़े होंगे या हमास के साथ? आप पैलेस्टीन के साथ खड़े होंगे या हमास के साथ? मैंने इतना पूछा है। हम कर्नल साहब हर उस शख्स, हर उस इदारे के साथ खड़े हैं जो फलस्तीनियों को आजादी दिलवाने के लिए काम करे। खड़े हैं या नहीं खड़े हैं? को सपोर्ट करेंगे हमास के साथ खड़े हैं या नहीं? नतीजे में फलस्तीनियों को आजादी का सांस लेने का मौका मिलेगा। हयात, आज आप कॉर्नर हो गए। हमास के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं? बस इतनी जवाब चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूं कर्नल साहब, अगर हमास, देखें मैं बिल्कुल, मेरी पूरी कौम, हम लोग समझते हैं कि हमास जो है वो मकबूजा फलस्तीन के जो निहत्ते मुसलमान हैं उनके ऊपर जो मजालिम हो रहे हैं उनके खिलाफ एक जो है वो सीसा पिलाई दीवार का किरदार अदा कर रहा था। लेकिन आज भी अप्रोच मेरी यही है कि हर वो इदारा जिसकी अप्रोच ये होगी कि फलस्तीन के अंदर जो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है उसको खत्म करना चाहिए, वो जो भी इदारा उसमें बेहतर किरदार फलस्तीनियों के लिए अदा करेगा, मैं कम से कम अपनी बात करता हूं कि मैं उसको सपोर्ट करूंगा। हाँ, आपने कहा कि भारत फलस्तीनियों के साथ खड़ा है, उनके साथ जो है वो अच्छा होना चाहिए। आपको नजर नहीं आ रहा कि गुज़िश्ता 2-2.5 बरस के अंदर किस तरह नेतन्याहू ने वहां पर बर्बरियत का जो है वो मुजाहरा किया। आप आज करें इस चीज को कि नेतन्याहू जो है वो इंसानियत का दुश्मन है, वो इस दुनिया के घटिया तरीन लोगों में सरे फहरिस्त है, जिसने 80,000 से ज्यादा मासूम फलस्तीनियों को जो बोलना था वो हर जगह बोला है और इंडिया का वर्ड कम से कम 17 कंट्रीज ने रिपीट किया है। इंडिया ने का स्टैंड 17 कंट्रीज ने रिपीट किया है कि दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर। ये अकेला इंडिया है जिसने बोला है दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर। हर जगह बोला है, हर जगह खड़े होके। लेकिन आप मुद्दा मत बदलिए। मैंने आपसे पूछा आप हमास के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े? आपका देश हमास का मुरीद है या नहीं है? फिर वही वाली बात, मैं अब आपको इस पे छोड़ने नहीं दूंगा, आपको ये वाला गोल पोस्ट में छोड़ने नहीं दूंगा। मेरे को आपसे क्लियर कट चाहिए कि आप हमास के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं। क्या आप हमास से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? हमास को डिसआर्म करेंगे या नहीं करेंगे? हमास की टनल्स को डिसमेंटल करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि ये वाले काम का जो चार्टर है ये उस पीस की बोर्ड की काम है। $1 बिलियन चलो आप कहीं से भी कमा के दे दोगे, मैं फाइनेंसेस में ज्यादा नहीं पढ़ता हूं, लेकिन ज्यादा बड़ी बात यह है एज अ मॉरल वैल्यूज आप किसके साथ खड़े हो जाओगे? आप मुझे बस वो बता दो। पहली बात ये कि $1 बिलियन बिल्कुल हम कमा के दे देंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेक इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बाद हमारा जो मिलिट्री इक्विपमेंट है ना वो बहुत बेहतर तरीके से दुनिया के सामने वो हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है। 13 ममालिक हमारे साथ बात कर रहे हैं, पैसे इंशाल्लाह होंगे वो हम देंगे फलस्तीनियों की बेहतरी के लिए। दूसरा देखिए, मैंने आपको पहले भी सवाल के जवाब में यही कहा था कि हर उस इदारे को मैं जाती तौर पे उसको सपोर्ट करूंगा जो और मासूम फलस्तीनियों की बेहतरी के लिए किरदार अदा करे। मैं तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप कह रहे हैं कि आप बहुत सिंपल सा सवाल था हैदर हयात, बहुत छोटा सा सवाल था कि आप
हमास के खिलाफ खड़े हो पाएंगे या नहीं खड़े हो पाएंगे? आपने कहा कि हमास उन लोगों के लिए लड़ रहा है जो फिलिस्तीन में महरूम है या फिलिस्तीन में सताए गए हैं। तो आपको वो तस्वीरें मैं याद दिला देती हूँ, थोड़ा सा सोचिएगा जरूर। 7 अक्टूबर 2023 की कर्नल शैलेंद्र, आप और मैं बैठे हुए थे उन तस्वीरों को देखते हुए कि क्या किया गया था। जमीन से आए, आसमान से आए, पानी के रास्ते आए और किस तरीके से इन्होंने वहां पर जाकर के हमास ने वहां कत्लेआम मचाया था। आपको वो याद नहीं होगा। आपको पाकिस्तान में ये हमास के जो आका है वो आते हैं और आपके आके आतंकी किस तरीके से उनके साथ जश्न मनाते हैं वो आपको याद नहीं होगा। तो आप लोगों की नीति ही यही हो गई है कि हर जगह सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाए। संजीव श्रीवास्तव जी, क्या इस मुश्किल चीजों से इतनी आसानी से पाकिस्तान निपट पाएगा कि एक तरफ आप फिलिस्तीन के साथ खड़े होने की बात कर दीजिए, दूसरी तरफ आप हमास के साथ खड़े होने की बात कर दीजिए और फिर आप ये भी कह दीजिए कि हम पीस चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। तो ये शांति आएगी कैसे जब आप हमास को आतंकी नहीं मानेंगे? तो देखिए मीनाक्षी जी, ये हैदर हयात साहब जो हैं, मैं उनसे 1-2 सवाल करना चाहता हूं। यदि वो उसका जवाब दे पाएंगे तो मुझे ठीक लगेगा। पहला सवाल ये है कि आप हमास को दहशतगर्द मानते हैं या उसको निहत्थे जो फिलिस्तीनियों का हिमायती मानते हैं? पहला ये बताइए। दूसरा सवाल ये है कि जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है उसको आप दहशतगर्द मानते हैं या फ्रीडम फाइटर मानते हैं? इसका सवाल का जवाब। तहरीके तालिबान पाकिस्तान, आपने सुना मैंने क्या कहा? तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो आपके लिए सबसे बड़ा अस्तित्व का संकट पैदा कर रहा है, वो दहशतगर्द है या फ्रीडम फाइटर है? पहले कभी ये गुलामी की जंजीरों को तोड़ करके जो आजाद हुए थे, आज अभी उसको क्या मानते हैं आप? ये फ्रीडम फाइटर है या दहशतगर्द है? इस दोनों सवाल का जवाब पहले आप दे दें। मैं मीनाक्षी जवाब दे सकता हूं संजीव साहब की बातों का? बिल्कुल बिल्कुल दीजिए। बिल्कुल। देखिए संजीव साहब, बिल्कुल आपने जो कहा कि मैं हमास को क्या मानता हूं, मैं अपनी जाती रह देता हूं। मैं हमास को फ्रीडम फाइटर एक ऑर्गेनाइजेशन मानता हूं जो फलस्तीन में इस्राएली तसल्लुत से आजादी के लिए काम कर रही है। दूसरी जहां तक बात है तहरीके तालिबान पाकिस्तान की, तहरीके तालिबान पाकिस्तान क्लियरली एक इंडियन प्रॉक्सी है जो इंडिया फंड करता है, जिसको जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रही है। क्लियर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान। अब देखिए, आप अपनी बातों में फंस गए हैं, सीधे अपनी बातों में आप फंस गए हैं। मैं नहीं सीखी। अब आवाज आपको नहीं सुनाई देगी। अब आवाज कैसे सुनाई देगी जब आप मेरी बातों को आप उसमें आप जवाब आपके पास है नहीं, तो आवाज तो जाएगी ही जाएगी आपकी। अभी आप सुन पा रहे हैं क्या? अभी आप सुन पा रहे हैं क्या मेरे को? अभी आप सुन पा रहे हैं हैदर हयात साहब? क्या मेरी आवाज आप तक जा रही है हैदर हयात साहब? नहीं संजीव साहब, सॉरी, मुझे बिल्कुल आपकी बात की समझ नहीं आ रही। आपने मेरा नाम लिया लेकिन मुझे नहीं पता चल रहा आप क्या कह रहे हैं। कोई टेक्निकल एंड पे कोई प्रॉब्लम है, मुझे आपकी आवाज नहीं आ पा रही। मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही है इस वक्त। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या अभी आवाज आई? अभी आवाज आई क्या? अपना नाम एक बार फिर से। उन्हें अपना नाम सुनाई दे रहा है लेकिन उन्हें आवाज नहीं आ रही। मैं पूछ लेती हूँ, हैदर हयात आपको आवाज आ रही है? हैदर हयात की आवाज में शायद थोड़ा हो सकता है टेक्निकल फॉल्ट हो, इन्हें जरा ठीक करवाइए। और हैदर हयात से हम दोबारा से ये सवाल पूछेंगे। बिल्कुल सही कहा संजीव श्रीवास्तव जी कि जब इनसे सवाल पूछे जाते तब तक इन्हें आवाज आनी बंद हो जाती है। बोलिए सर। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, मेरे सवाल का उनके पास कोई जवाब हो नहीं सकता है, क्योंकि ये जो तालिबान है, कभी इनके लिए फ्रीडम फाइटर हुआ करते थे। इमरान खान उसी समय जब ये अमेरिका की जो फोर्सेस वहां से निकली थी, तो उस समय इमरान खान ने स्वयं कहा था, जो प्रधानमंत्री थे, कि ये जो गुलामी की जंजीरों को तोड़ करके आजाद हुए परिंदे हैं, वो जाहिर है कि अब हमें कश्मीर भी ला करके देंगे। इस तरीके के बयान भी उस समय के आए थे। लेकिन बाद में अब ये दहशतगर्द हो गए हैं, रातों रात ये दहशतगर्द हो गए हैं। और अभी हयात साहब कह रहे हैं कि हमास जो है वो फ्रीडम फाइटर है। वो कब दहशतगर्द हो जाए इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो ये जो पूरे पाकिस्तान का जो डबल स्टैंडर्ड्स है, जैसा कि मैं शुरू में कह रहा था कि पाकिस्तान की कोई सोच नहीं है, चाहे वो वहां के मिलिट्री लीडर्स हों, चाहे वहां पर इस तरीके के बैठे हुए इंटेलेक्चुअल्स हों, पत्रकार हों, उनकी कोई स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में कोई क्लैरिटी नहीं दिखाई देती। और इसका परिणाम यह है कि पाकिस्तान कोई भी निर्णय सही नहीं लेता है। हर जगह उसको जो है ब्लंडर्स ही वो करता जा रहा है। और इसका अभी जो इन्होंने ये निर्णय लिया है, अभी आप देख लीजिए इनके बॉडी लैंग्वेज, जो शहबाज शरीफ बैठे हुए हैं, इनकी बॉडी लैंग्वेज हमने वहां भी देखी थी पहले भी, कि जब उन्होंने नोबेल पीस प्राइज के लिए डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट कर दिया था, दूसरी बार फिर से नॉमिनेट किया था। हर तरीके का उनके ऊपर जो फ्लैटनरी का बिल्कुल सारी हदें उन्होंने क्रॉस कर दी।
और डोनाल्ड ट्रंप की प्रशंसा में सारे कसीदे पढ़ते चले गए, और फिर यही डोनाल्ड ट्रंप जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाया तो ये पाकिस्तान बगले झांक रहा था कि अब क्या करें, अब तो ये नया युद्ध शुरू कर दिया है। संजीव श्रीवास्तव जी, 8 युद्धों आपने को ना समाप्त एक करने। बहुत अच्छी बात कही जो आपने बॉडी लैंग्वेज को लेकर के कही है। इस पर मैं एक सवाल और आपसे पूछ लेती हूँ संजीव जी से ही कि संजीव जी, बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है जब आप इस तरीके के किसी इंटरनेशनल फोरम पर उपलब्ध होते हैं, और जो बॉडी लैंग्वेज है यहाँ शहबाज शरीफ की वो कुछ इस तरीके से नहीं है कि हाँ मैं अपना खुद का निर्णय ले रहा हूँ, ये वो वाली बॉडी लैंग्वेज है कि हाँ ठीक है ट्रंप साहब ने कहा है और साहब ने कहा है इसलिए मैं ये दस्तखत कर रहा हूँ। वो मजे मजे में ट्रंप साहब को खुश करने के लिए कि वो हंसी मेरे चेहरे पर है क्योंकि ट्रंप साहब ने जो कहा वो मैंने मान लिया। देख लीजिए मीनाक्षी जी, इतनी ज्यादा वल्नरेबल, इतनी ज्यादा आत्मविश्वास विहीन, सेल्फ कॉन्फिडेंस लेस जो बॉडी लैंग्वेज है वो आज तक मैंने किसी अन्य राष्ट्र के नेता की नहीं देखी। जिस तरीके का व्यवहार ये शहबाज शरीफ दर्शाते हैं और जगह समय समय पर जिस तरीके की फ्लैटरी वो किया करते हैं, और जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप इसी तरीके की फ्लैटरी वाले लोगों को बहुत पसंद करते हैं, बगल में इसीलिए बैठा रखा है। लेकिन समय समय पर आईना भी दिखा देते हैं। अभी 75 लोगों का जो राष्ट्रों का जो वीजा बैन किया है ना, इमिग्रेशन पे सख्त रुख अपनाया, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। जाहिर है उसमें भारत नहीं शामिल है। भारत के साथ वैसा व्यवहार भारत कभी भी न तो करता है, भारत जो अपना एक छवि रखता है, लेकिन जो पाकिस्तान का जो पूरा डिप्लोमेटिक बिहेवियर है वो जाहिर है कि बहुत ही ज्यादा, उसके बारे में मैं क्या कहूं, वो एक शर्मनाक जैसी स्थिति दिखाई देती है। और पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज तो एक बात है मीनाक्षी जी, ये पाकिस्तान जो एक्शंस लेता है, कभी एक खेमे में जाके बैठ जाना, रातों रात दूसरे खेमे में जाके बैठ जाना, कभी डॉलर के लिए चाइना के पास पहुंच जाना, कभी सऊदी अरेबिया यूएई के पास पहुंच जाना, और कभी अमेरिका के पास जाकर के जो है पैसे की गुहार लगाना, कभी रशिया के जैसे मैंने कहा कि अमेरिका को खुश रखना पाकिस्तान के लिए इतना जरूरी हो गया है कि अगर वो पाकिस्तान को खुश नहीं रख पाएंगे तो वो अपने देश को बिल्कुल चला नहीं पाएंगे, और वही होता है। हैदर हयात को मेरी आवाज मिल रही है? हैदर हयात तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। हैदर हयात का भी वही हाल है कि जवाब देते बन नहीं रहा है, सरकारें ऐसा काम कर रही हैं। डॉक्टर करुणा शंकर उपाध्याय जी, अब इस पूरे मामले को अगर देखा जाए पाकिस्तान के लोगों के लिहाज से, उनके आवाम के लिहाज से, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जनता के साथ ना तो कभी वहां की सरकारें भरोसा कायम कर पाई हैं और ना ही ये सरकार उस भरोसे पर खरा उतर पा रही है। वहां की आवाम रो रही है, पीट रही है अपने ऑफिसर्स को कि भाई हमारे पास खाने के लिए नहीं है, हमारे पास जीने के लिए कुछ नहीं बचा है यहाँ पर, और आप जा करके इंटरनेशनल फोरम पर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा देश कहां से कहां पहुंच गया है। आप ट्रंप के बगल में बैठ करके अगर ये दिखा रहे हैं कि देखिए ट्रंप साहब के बगल में बैठ गए हैं और अब हमारी इज्जत कितनी बढ़ गई है, तो ये मूर्खता है। और उनकी जो ये बॉडी लैंग्वेज है, जैसा कि संजीव जी ने कहा भी कि ये बॉडी लैंग्वेज दिखा रही है उस मूर्खता को भी। अगर अमेरिका और इजराइल के पैसे से अपनी सेना वहां भेज रहा है और उसके पैसे से वहां जाकर उसकी सेना काम करेगी, तो कब तक वो हमास को फ्रीडम फाइटर या आप कह सकते हैं आजादी की लड़ाई का योद्धा मानेगी? यह भी बड़ा चुनौतीपूर्ण है। जहाँ तक पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति का सवाल है, तो वहाँ खाने पीने की वस्तुओं से लेकर के हर चीज जो है जनता को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। जनता चारों तरफ ही परेशान है, हर जगह आप देख रहे हैं कि आंदोलन चल रहे हैं और पूरे देश की जनता यह देख रही है कि उनके हुक्मरान केवल अपना हित साध रहे हैं, वो चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे उनके सेना अध्यक्ष हो या आजकल जो फील्ड मार्शल हो वही हो। तो कुल मिलाकर के आपको यही लगेगा कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा अव्यवस्था की स्थिति है, और एक बार जैसे इनकी सेना गाजा में जाती है उसके बाद इनका दृष्टिकोण भी दुनिया के सामने आ जाएगा। इतना भी झूठ बोले, कब तक झूठ बोलेंगे, सच तो कभी स्वीकार नहीं करते हैं। इसके बावजूद दुनिया के सामने इनका सच जो है अपने आप आएगा, और उसके बाद जो इनके देश के तथाकथित कट्टरपंथी हैं, जो इनके द्वारा ही पैदा किए गए आतंकी हैं, वो इनके साथ क्या व्यवहार करते हैं वो अभी देखना बहुत ज्यादा जिसे कहे कि महत्वपूर्ण होगा। इसलिए आने वाला समय निश्चित रूप से पाकिस्तान के आंतरिक कलह की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है और पूरे पाकिस्तान को बहुत बड़े संकट में डाल सकता है जो इनके नीति निर्माताओं ने निर्णय लिया है, क्योंकि यह बहुत आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से दुर्भावनापूर्ण निर्णय वहां की जनता मान रही है कि जिस फिलिस्तीन और हमास को ये लोग अभी तक अपना मानते रहे उसी के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए, उसी को निहत्था करने के लिए, उसके हथियार डलवाने के लिए, वहां पर जो इजराइल के अभी भी बंदी है उनको मुक्त कराने के लिए
वहाँ की सुरंगों को समाप्त करने के लिए, उनके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त करने के लिए अगर पाकिस्तान की सेना जाएगी और वहां जाकर के जब ये अभियान में शामिल होगी, तो उसके बाद जो उसका संदेश दुनिया के सामने आएगा, वह जाएगी पाकिस्तान कहाँ की सर? जनता को बहुत ज्यादा असहज कर जाएगी कहाँ सर? वो तो जबरदस्ती भेजे जाएंगे। आपको याद होगा कर्नल शैलेंद्र सिंह की एक वीडियो बड़ा जबरदस्त तरीके से पाकिस्तानी सैनिक का वायरल हो रहा था कि 6 महीने से हमें पगार तक नहीं दी गई है, हम अपना घर कैसे चलाएं। तो ये तो इनके हालात है और चले हैं ये इंटरनेशनल फोर्स में शामिल होने के लिए, स्टेबलाइजेशन फोर्स में शामिल होने के लिए। खुद तो पहले स्टेब्लिश हो। देखिए उससे पहले में ना वो जो हयात बोल रहे थे वो एक भागे गलत सर, मैंने मैसेज आपसे कहा था ना शुरुआत वो में कोई ही कि बात अब नहीं, उनके उनके पास लिए भी वो जवाब देने के हमारे लिए चीजें नहीं बची हुई है। हमारे हमारे श्रोताओं के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। हमारे यहाँ पर भी तो काफी सारे जयचंद है ना जो चीजों को क्वेश्चन कर लेते हैं, और उनके लिए मैं बताना चाहूंगा, अगर आप देखें यासर अराफात जो पीएलओ का चीफ माना जाता था, कभी उसने पाकिस्तान विजिट करा? वो इंडिया क्यों आता था? इंदिरा गांधी के साथ गले क्यों मिलता था? अगर ये पैलेस्टीनियन के वेलफेयर वाले हैं और बहुत ज्यादा उनके उनका ठेका ले रखा है, तो जब उसको आजादी चाहिए थी तब सपोर्ट क्यों नहीं किया था आपने? आजादी मिलने के बाद आप सपोर्ट करते हैं। ये पाकिस्तान की फितरत है। उससे भी बड़ी बात, तनख्वाह की आप बात कर रही हैं। देखिए प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान की आर्मी जानती है मेरा फौजी मतलब पाकिस्तान का फौजी जज्बे से नहीं लड़ता है, सीधी बात है। इसलिए अगर उसे तनख्वाह नहीं भी दी तो क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो तो वैसे भी कमा रहा है। आप कहीं पता कर लीजिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रॉपर्टी डीलिंग किसके पास है, ऑफिशियली पता कर लीजिए। इनके कोर कमांडर डेवलपर्स हैं या नहीं हैं? क्या ये दूध की डेयरियां चला रहे हैं या नहीं चला रहे हैं? क्या ये बिजनेस और कॉर्पोरेट हाउस के चेयरमैन है या नहीं है? वो बड़े लेवल पर कोर कमांडर है, छोटे लेवल पर वो जो रेडी वाला है उससे, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी जानती है कि भाई साहब तनख्वाह तो जब दूंगा ना जब व्हाइट मनी हो। व्हाइट मनी तो है नहीं, तो तनख्वाह कहां से दूं? तो दे आर लिविंग ऑफ द लैंड। ये पाकिस्तान आर्मी के बारे में मैं नहीं बोलता हूं, पाकिस्तानी बोलते हैं कि हमारे यहाँ आर्मी अपने शौक सर इनके पूरे हो तब ये पाकिस्तान की आवाम को देखें, वहां की जनता को संभालने में लगे हैं। आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से वहां की जो जनता है उनके पास खाने के लिए नहीं है और बहुरानी को किस तरीके से लहंगे पहनाए जा रहे हैं लाखों के करोड़ों के। वहां की जनता किस तरीके से हैरान थी, परेशान थी कि आखिरकार ये सरकार कैसी है। और ये हम कोई पहली बार नहीं देख रहे हैं, ये स्टेबलाइजेशन फोर्स में जा रहे हैं। इनकी सरकारें हमेशा से अनस्टेबल रही हैं, कभी स्टेबल रह ही नहीं पाई हैं। अब संजीव श्रीवास्तव जी आप देखिएगा, पुरानी सरकार को भी अगर हम उठा के देखें तो उनका भी यही किस तरीके से तुक रहा है। नेताओं को जाकर के आप बंद कर दीजिए जेल में, उनकी बहनों को उनसे मिलने मत दीजिए, सड़कों पर आप जो मुख्यमंत्री हैं उनको पीटिए, जनता को आटे के लिए दौड़ाइए, जनता को रुलाइए। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर छवि अच्छी बनानी है, लेकिन सिर्फ ये अमेरिका के साथ ही छवि अच्छी बनानी है। बाकी देशों का तो हाल हम जानते हैं, रशिया किस तरीके से इंतजार करवाता रहता है और किस तरीके से यहां पर भी इन्हें इंतजार करवाया गया है, जबरदस्ती जाकर के ये घुसना, जबरदस्ती जाकर के ये मिलना। लेकिन ये उस हद तक जाकर के गिर जाते हैं और अब ये कर रहे हैं कि हम पहले तो मुसलमानों के साथ खड़े हुए हैं, ये रोते रहे और अब हम जाकर के मुसलमानों के साथ काम कर रहे हैं। देखिए मीनाक्षी जी, पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, जो रियल रूलर्स, वहाँ की सेना और ये जो कठपुतली सरकार है, और जाहिर है कि उसके जो कृत्य, उसके जो स्टेप्स इतने ज्यादा भारी गलतियों वाले हैं, ब्लंडर्स वाले हैं कि उनके जो पत्रकार हैं, उनके जो इंटेलेक्चुअल जुड़ते हैं वो सोच छोड़ छोड़ करके भाग जाते हैं। मैंने इसको कई लगातार इसके शोज में मैंने देखा है कि जब कोई सवाल ऐसा कर दो कि इसका कोई जवाब ना हो तो फिर आवाज गायब हो जाती है। मेरा नाम उनको सुनाई दे रहा था लेकिन सवाल नहीं सुनाई दे रहा था। जाहिर है कि उनके पास कोई जवाब नहीं था और इसलिए वो छोड़ छोड़ करके भाग गए। ऐसा कई पाकिस्तान के पत्रकार ऐसा कर चुके हैं हाल के समय में। और मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ये जो शर्मनाक स्थिति मैं कहूंगा, ये जो पाकिस्तान की है, उसको जवाब देते नहीं बन रहा है, कोई इसको डिफेंड नहीं कर सकता है। वही जो जिसको कि आप कभी कहते थे कि ये फ्रीडम फाइटर है, वो दहशतगर्द आपके लिए हो जा रहा है, और जो पूरी दुनिया के लिए जो दहशतगर्द है वो आपके लिए फ्रीडम फाइटर है। अभी ये कह रहे थे हयात साहब बैठ करके, और अभी वहां गए हुए हैं, बोर्ड ऑफ पीस में भी साइन कर दिया है और उसमें जो है हमास के डीमिलिटराइजेशन का भी बात है। तो जो आदमी जो संगठन आपके लिए फ्रीडम फाइटर है उसका डीमिलिटराइजेशन करने जाएंगे आप? जाहिर है उनके पास कोई जवाब नहीं था, टीटीपी का कोई जवाब नहीं था, इसलिए छोड़ छोड़ करके भाग गए। तो ये देखिए पाकिस्तान की जो स्थिति है वो बेहद दयनीय है। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये सिर्फ बयानों की बात नहीं है, सिर्फ नैरेटिव में ही वो जो है ब्लंडर्स नहीं कर रहे हैं, बल्कि सारे अपने जो मिस स्टेप्स
और हर तरीके की जो भारी से भारी जो गलतियां कर रहे हैं, इसका जो अल्टीमेट जो खामियाजा है वो जाहिर है कि पाकिस्तान की जनता को भुगतना पड़ रहा है। और मैं आपके दर्शकों के लिए फिर से मैं कहना चाहता हूं, जैसा कि हम सब जानते भी हैं कि पाकिस्तान के चाहे वो आर्थिक हालात हों, चाहे वो सामरिक हालात हों, चाहे वो राजनीतिक हालात हों, सभी बेहद दयनीय स्थिति में है। पाकिस्तान में पंजाब के जब लोग बलूचिस्तान जाते हैं तो बलूच लोग पंजाबियों पर हमले कर देते हैं। अब देखिए, एक ही राष्ट्र के अंदर एक प्रांत के लोग अगर दूसरे प्रांत के ऊपर लोगों के ऊपर हमले करना शुरू कर दें और उनको उस प्रांतों को लेकर के ग्रीवांसेस हो कि पंजाबी हमारा सारा शोषण कर रहे हैं और हम पंजाबियों को यहाँ पे नहीं आने देंगे, तो इस तरीके की अगर स्थितियां हैं तो ये तो अघोषित सिविल वॉर हो गया, ये तो गृह युद्ध जैसी स्थिति हो गई। और अगर इसी तरीके की स्थितियां कायम रही तो जाहिर है कि पाकिस्तान का कई भागों में, 4 भागों में, तो मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं इसका विभाजन होगा। पहले ही 1-2 विभाजन हो चुका है, 2 भाग पहले ही बढ़ चुका है, बांग्लादेश के रूप में एक नया राष्ट्र सामने आ गया है, और अभी जो वहां पर जिस तरीके की जो स्थितियां हैं, ऐसे में ये 4 भागों में बटेगा। दूसरी बात, मैं एक और भी बात कहना चाहता हूं। देखिए, पाकिस्तान में ये जो रियल रूलर्स हैं, इनके अंदर एक पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन भी है। ये जो है, चाहे वो बलूच हो, चाहे वो पश्तून हो, चाहे वो सिंधी हो, चाहे हमारे जो अपने लोग जो कश्मीरी लोग हैं, सभी के साथ वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं। अपना जो एक पंजाबी सुन्नी शियाओं के साथ भी अच्छा ट्रीटमेंट नहीं करते। अहमदिया वगैरह को तो छोड़ ही दीजिए, और रिलीजियस माइनॉरिटीज की तो आप बात ही भूल जाइए। किस तरीके से वहां पर चाहे हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, सभी की संख्या लगातार घटती गई है। और जिस तरीके की वहां पर स्थितियां हैं, ऐसे में तो पाकिस्तान आंतरिक रूप से ही उसके जो फॉल्ट लाइंस हैं वो इतने गहरे होते जा रहे हैं कि ये राष्ट्र में कई राष्ट्र बनने की तैयारी वहाँ के नेताओं ने वहाँ की पॉलिसी ने उस देश को इतना कमजोर बनाया है डॉक्टर करुणाशंकर जी। अगर ये इस तरीके से सरकार वहां पर नहीं चलाते तो हो सकता था कि जो झंडे पर चांद और सितारे बने रखे हैं वहां चांद तक पहुंच जाते, लेकिन इन्हें बस वहां लूट खसोट देखनी थी। उन्हें बस वहां पर ये देखना था कि किस तरीके से हम अपने घर भर सके। आवाम सड़कों पर रोती रहे, गाती रहे, चिल्लाती रहे, कोई लेना देना नहीं रहा। हमने कहा कि वहाँ की सेना और वहाँ के जो हुक्मरान हैं, स्वयं अपनी जेब भरने में और कहाँ-कहाँ से कमाई हो सकती है उस पर लगे हुए हैं। उनको जनता से कुछ लेना देना नहीं है। केवल जो पंजाबी डोमिनेंस की बात है वही उनके लिए मुख्य है। जो सुन्नी मुसलमानों का वर्चस्व है इसी को कायम रखना चाहते हैं। बाकी पूरे देश में कौन है और क्या है उनको नागरिक का ट्रीटमेंट ही नहीं मिल रहा है। मानवाधिकार का जितना ज्यादा उल्लंघन पाकिस्तान में होता है, आप देखेंगे विश्व के किसी भी देश में नहीं होता है। लेकिन ये जो है मानवाधिकार की बात जाकर संयुक्त राष्ट्र संघ में कहते हैं। जो देश अपने भीतर अनेक विसंगतियों में घिरा हुआ है, जहाँ पर अनेक प्रकार की शक्तियां जो हैं स्वाधीनता आंदोलन चला रही हो, चाहे बलूचों का हो, चाहे टीटीपी का हो या सिंध का हो, वह देश जो है दूसरे देश में आतंकी गतिविधियां चलाने में अपनी ऊर्जा नष्ट करता है, आतंकी भेजने में नष्ट करता है। एक प्रकार से जो पाकिस्तान अपने आप को आतंकवाद का गढ़ बना चुका है, और आने वाले समय में अगर वह गाजा में अपनी सेना भेजता है तो उसके बाद जो माहौल पैदा होगा वह निश्चित रूप से पाकिस्तान के लिए गृह युद्ध जैसा ही होगा, और पाकिस्तान के बिखरने का एक समय आप कह सकते हैं बहुत निकट आ गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे समय हो सकता है कि आसिम मुनीर और शहबाज खान देश छोड़कर भी भाग जाएं, जो स्थितियां बन रही हैं और उसी दिशा में वह दिखाई दे रहा है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जब जब जरूरत देश को पड़ी है कर्नल, तब तक वहाँ के जो राजनेता हैं, वहाँ के जो सेना में बैठे हुए उच्च स्तर पर लोग हैं, वो या तो पीठ दिखा करके भाग जाते हैं या फिर अपने ही लोगों को निशाना बनाने लगते हैं। लेकिन इस पूरे मुद्दे में अगर मैं बात करूं कि ये जो पीस के नाम पर बोर्ड बनाया गया है, बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान शामिल हो गया है, तो अंदरूनी जो इन्हें एक तरीके से सहयोग मिलना चाहिए, क्या वो मिलते हुए कभी नजर आएगा? क्योंकि पीटीआई अलग बिफरी हुई नजर आती है, वहाँ के मौलाना अलग बिफरे हुए नजर आते हैं, आवाम भी इस फैसले से बहुत ज्यादा खुश नहीं है। अगर कहीं पर भी कोई भी जगह पर अगर कोई पीस इनिशिएटिव ले रहा है तो मैं भी सपोर्ट करता हूँ, इंडिया विल सपोर्ट, लेकिन उसके पीछे की रीजनिंग दिखनी चाहिए। आपके यहाँ ऑलरेडी आपके मौलानाओं ने आपको डिक्लेयर कर रखा है कि आप इसका पार्ट नहीं हो सकते क्योंकि आप इजराइल के साथ खड़े हो। आप अभी थोड़ी देर पहले देख रहे थे कि एक रिप्रेजेंटेटिव ये भी बोल रहा था कि हाँ जी हमास हमारा अपना है, हमारे अपने लोग हैं, फ्रीडम फाइटर हैं। अब आप फ्रीडम फाइटर को डिसआर्म कैसे करेंगे? इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ तो होगी। मैं पूछ रहा हूं कि पाकिस्तान आर्मी क्या सिर्फ तनख्वाह लेने जा रही है वहां?
काम कौन करेगा, और अगर करेगा तो काम करोगे क्या? आपके तो कैरेक्टर में इनमें से कोई काम करने का काबिलियत नहीं है, सिवाय इसके कि वो सो कॉल्ड सरेंडर के बारे में जो बोला गया कि उनके पास काफी अच्छा एक्सपीरियंस, तो करने का है ना, बिल्कुल। कराने। अपना देश संभल नहीं रहा है, दूसरे देश में जाकर के आखिरकार क्या ही कर लेंगे। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें।